अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आज का नवाज शरीफ, इस वक्त का नवाज शरीफ, क्या पाकिस्तान की सियासत से मायूस हो गया है? 90 तब 80 की दहाई है जी, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम वज़ीर ख़ज़ाना बने। ये 1980 की बात है और 1980 से लेके अब तक देखा जाए तो ये 42 ईयर बनते हैं। तो क्या 42 साल की बाद सियासत के बाद नवाज शरीफ आज की सियासत से मायूस है? क्यों नवाज शरीफ की पार्टी को बाकायदा तौर पर एक करारदाद पास करनी पड़ी कि वो पार्टी की सदारत दोबारा संभालें? क्या नवाज शरीफ साहब 42 साल की सियासत से उचाट हो चुका है दिल उनका? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो आज हम बात करेंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये 25 दिसंबर 1949 पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद पैदा हुए। खाते पीते घराने में थे। मियां मोहम्मद शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की बड़ी फैमिली में से इत्तेफाक फाउंड्री के फाउंडर थे। गवर्नमेंट कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया। 1980 में बिज़नेस संभालते थे अपने वालिद साहब के साथ। 1980 में सियासत में आए। उस वक़्त ज़ियाउल हक का दौर था। पंजाब की जो कबीना थी उसमें फ़ाइनेंस के मिनिस्टर बने। फिर उसके बाद इलेक्शन हुए और 1985 में मियाँ साहब जो हैं वो वज़ीर आला बन गए और यहाँ से मियाँ साहब की वो सियासत शुरू होती है जिसका पूरी दुनिया जो है वो मेरे ख़्याल में तारीफ़ करती है। 1985 में जब वो वज़ीर आला बने, फिर उसके बाद बेनज़ीर साहिबा वापस आई। बेन साहब वापस आई। 88 में इलेक्शन हुए जिसके जो बीबी साहिबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी और मियाँ साहब जो है उनके मुकाबले में बड़े टफ़ टाइम देने वाले बने। फिर वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी थे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसके बाद मियाँ साहब अगले इलेक्शन में अपने इत्तेहाद की तरफ से मियाँ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म नामज़द हुए। उसको बड़े बड़े नून लीग के रहनुमा थे, लीडर थे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो पंजाब में पॉलिसियाँ थी, जो पंजाब में उनके काम थे, उनको देखते हुए ये जो वज़ारत उज़्मा वाला सेहरा है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सर पर आया। 3 ढाई साल ज़ाहिर है वो जिस तरह गुजरे, आपको पता है वो जो 4 टेन्योर थे, 2 बीबी के शहीद के और 2 मियाँ साहब के, वो इसी तरह गुजरते रहे कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ से आ गई और इस जमहूरियत को हमने दोबारा किक कैसे करना है। बस इसी में वो 8-10 साल जो हैं वो गुजर गए। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना जलवा दिखा चुके थे। पहले दौर में जब उन्होंने वजारत हुस्न संभाली तो अजीब अजीब कानून थे इस मुल्क में। अभी तक तकरीबन जो है कुछ 60% गोरों वाले असूल चले जा रहे थे। आप दूसरे ज़िले से अगर एक ननकाना साहब से अगर शेखपुरा या शेखपुरा से लाहौर आ रहे हैं, इस तरह पूरे पाकिस्तान में, तो आपको अगर कोई गुड्स आपके पास है, चावल है, गंदम है, वो घर के भी लेके आ रहे हैं तो आपको उसकी चुंगी देनी पड़े। जिसकी दिल करता जहाँ मर्दी वडेरा जाके किसी बच्ची से ज़्यादती, मतलब कुछ भी कर लें, आप कहीं से भी ले लें। इस्लामाबाद सफ़र करना है तो आपके पास सिर्फ एक जीटी रोड है, यहीं से जा रहे हैं। अगले 25 साल बाद क्या होता है अगर मियाँ साहब मोटर बनाने का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एटॉमिक पावर से लेकर। खैर मियाँ साहब 2.5-3 साल की हुकूमत के बाद फिर फारग, फिर बीबी आई। उसके बाद फिर लोगों ने मियाँ साहब से मोहब्बत की इंतहा कर दी। शायद पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी मोहब्बत किसी लीडर को ना मिली हो कि 2 तिहाई अक्सरियत से मियाँ मोहम्मद नवाज साहब दोबारा आए, भरपूर तरीके से काम शुरू किया। पाकिस्तान, अगर मियाँ साहब के उन 2 अदवार की बात करूं जिसको हिंदुस्तान कॉपी करके आज हिंदुस्तान बन चुका है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जो उसका एक नाम है वो एक उसकी बदमाशी है, उसकी इकोनॉमिक पावर है। अगर हॉलैंड में मैं देखूं तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में आईटी के उनके लोग काम करने के लिए पहुँचे हुए हैं। जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो स्टारबक्स हो, उनके जो सीईओ हैं वो इस वक्त हिंदुस्तानी हैं। वजह क्या थी? वो जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 90 बल्कि 1990 की दहाई में जो प्लान बनाया था, वो प्लान था जिसको लेकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को यहाँ पर लाना चाहते थे। लेकिन बदकिस्मती उस वक़्त के जो डिक्टेटर हैं मुशर्रफ, उनकी दरमियान में आड़े आई। फिर ग़ुलाम इसहाक़ खान के वो आए। लेकिन खैर ये सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हिस्से में आए। लेकिन ख़ास तौर पर जो हिम्मत और हौसले वाला काम था पाकिस्तान को एटॉमिक पावर का ऐलान करना, छोटी चीज़ नहीं थी। बिक जाते हैं लोग। आप मुशर्रफ को देख लें कि शायद कहते हैं कि 12-13 शर्तों के साथ अमेरिका आया था और उसको था कि हाफ़ शर्तें मुशर्रफ मान लेगा, कमांडो अफ़गानिस्तान पर हमला, लेकिन सब की सब मान गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब को डराया गया, धमकाया गया, अरबों डॉलर स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट में जमा करवाने के लिए कहा गया, तरगीब दी गई
लेकिन वो ज़रा पीछे नहीं, उसने कहा ये मेरी धरती माँ का यहाँ पर मेरी धरती माँ जो है, ये उसकी इज़्ज़त का सवाल है, उसकी सालमियत का सवाल है। धमाके किए, हिंदुस्तान ने किए, उससे 2-4 ऊपर ही किए। ये वो तमाम क्रेडिट थे जो नवाज़ शरीफ साहब के हिस्से में आए। लेकिन फिर एक डिक्टेटर को नवाज़ शरीफ की जो वो सियासत है या नवाज़ शरीफ की जो पॉपुलैरिटी है, और सबसे बड़ी बात शायद एक जुर्मों में एक जुर्म ये भी था कि आपने एटम बम चला दिया। शायद बहुत सारे मुल्कों को, ताकतवर हलकों को, ताकतवर मुल्कों को ये बात पसंद नहीं हुई, तो उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब को चलता किया। लेकिन यहाँ पर एक गुस्ताही और गलती मैं भी करूँगा, शायद मुझे भी इस बात की सज़ा मिले या मेरे बारे में भी इस बारे में कुछ कहा जाए, लेकिन हिंदुस्तान से तलकात ठीक करना और कश्मीर का मसला हल करना, पीस अमन लाना, तजारत को खोलना, हिंदुस्तान जाके तजारत करे अफ़गानिस्तान, और यहाँ से होता हुए आगे मशरक़ी वस्ता के जितने मुल्क हैं वहाँ जाए और रोड हमारे इस्तेमाल करे, राहदारी हमारी इस्तेमाल करे, हम भी अरबों डॉलर कमाएं जिस तरह नहर पनामा और नहर स्वीज़ से कमाए जा रहे हैं। लेकिन शायद ये बात भी पसंद ना आई। ये भी नवाज़ शरीफ साहब का जो जुर्म था, ये भी एक जुर्म भरा, और फिर कारगिल जैसे चीज़ें जो भी एक हिस्ट्री है। लेकिन खैर, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एक दफ़ा फिर 2/3 अक्सरियत लेने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर हाउस में छलांगे मारकर बंद कर दिया गया। ना बेटे से मिलना दिया गया, ना बेटी से मिलने दिया गया। उस वक़्त की बहादुर तरीन ख़तून कलसूम नवाज़ बाहर निकली, और जमहूरियत के लिए उनकी वो जो कुर्बानियाँ हैं वो कोई नहीं भूल सकता। मियाँ साहब दियारे गैर में भेज दिया गया, वहाँ पर बैठ के भी कुछ अरसा के लिए उन्होंने खामोशी इख्तियार की। इंग्लैंड आए, वहाँ से फिर अपनी सियासत का आगाज़ किया। लोग सोचते थे, कहने वाले कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत ना ख़त्म हुई थी, और मेरे ख्याल में ना आगे जाके सियासत ख़त्म होने वाली थी। फिर क्या हुआ जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहले बेनज़ीर साहिबा जो है वो मुशर्रफ के साथ मुआहदा किया उन्होंने, तो और वापस आई। और उसके बाद जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने देखा कि बेनज़ीर साहिबा वापस आ गई, तो फिर नवाज शरीफ साहब कैसे रुक सकते थे। मुशर्रफ ने चाहा, कोई कानून याद दिलाया। उससे पहले एक दफ़ा नवाज साहब वापस आ चुके थे, और मुशर्रफ उनको वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर चुका था। लेकिन इस दफ़ा ऐसा इसलिए ना कर सका क्योंकि बेनज़ीर साहबा तशरीफ़ ले आई थी, और अगर बेनज़ीर साहबा तशरीफ़ ले आई थी तो फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कैसे तशरीफ़ ना लाते। यहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे जिसमें बेनज़ीर साहिबा जो है वो शहीद होगी। नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर की शहादत का दुख और तकलीफ़ लेते हुए इलेक्शन को पोस्टपोन करने कहा। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी एक ज़ीरक सियासतदान थे, उनको पता था कि ये बेहतरीन वक्त है, बेनज़ीर के नाम पर इस वक्त जो है वो वोट हासिल किया जा सकता है और हमारी हुकूमत बन सकती है, क्योंकि इस वक्त लोग हमदर्दी का वोट देंगे। फिर ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी 2008 से 2013 तक 5 साल पूरे किए। जैसे भी पूरे किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके बैक साइड पर खड़ी रही। बहुत सारी जगह ऐसी आई, बहुत सारे मकामात ऐसे आए जहाँ उस वक्त के इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ गए थे, और वो ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी तुम्हारा इत्मीद का वोट ले। लेकिन नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप अपने 5 साल पूरे करेंगे। शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक जमहूरी, इससे पहले मुशर्रफ साहब वाली जो असम्बली है वो मुद्दत पूरी कर चुकी थी, लेकिन जमहूरी हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे और उसने की। फिर 2013 में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की अवाम ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर इत्मीद का इजहार किया। तीसरी दफ़ा ये मोहब्बत और प्यार नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मिला। 2013 के हालात आपके सामने है, 2013 में जो हुआ वो सब आपके सामने है। 2013 तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस वक्त बिजली का था, कराची में दहशतगर्दी था, वज़ीरिस्तान में उस वक्त दहशतगर्दों के अड्डे थे, और वो अड्डे थे जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी के लिए बायस बन रहे थे। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क के नाम से पहचाना जा रहा था, और बहुत सारे बदहाल थे। एनर्जी क्राइसिस एक इतना बड़ा मसला था कि पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री अफ़गानिस्तान की वजह से या अफ़गानिस्तान जंग की वजह से बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी थी। दहशतगर्दी और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो था वो एनर्जी क्राइसिस थे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब उन्होंने वज़ारत उज़्मा का संभाला तो उन्होंने सबसे पहले जो 2 काम किए, एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया, दूसरा कराची में अमन, और तीसरा जो बड़ा काम था उनका वो था कि एनर्जी क्राइसिस पर कंट्रोल किया जाए। 1.5 से 2 साल के अरसे में पाकिस्तान तकरीबन एनर्जी वाले मामले में खुद कफील हो चुका था, और तीसरे साल में पाकिस्तान ने इतनी बिजली बना ली थी कि अपने वो नेबर को भी देना चाहता तो दे सकता था। अच्छा, ये चीज़ें जब चलती रही तो इस दरमियान वही हल्के, वही प्यार और मोहब्बत करने वाले अवाम, मेरे हम वतनों अस्सलाम वालेकुम वाले जो हैं, उन्हें इमरान खान की मोहब्बत, इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुके थे। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, और उस मोहब्बत की वजह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कभी अदालतों के ज़रिए, तो कभी कहीं धमकियों के ज़रिए, कभी रिजेक्टेड ट्वीट के ज़रिए मियाँ नवाज साहब को थ्रेट किया जाता रहा। उनके करीबी साथी फ़ातमी साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला की ज़ात उनका अगले जहान
का सफ़र आसान फरमाए। परवेज़ रशीद साहब जो बड़े करीबी तरीन, इन तमाम की कुर्बानी मियाँ साहब को इसलिए देनी पड़ी कि अगर पहले दिन से ही वो इनकी कुर्बानी ना देते तो शायद बिजली वाले क्राइसिस पूरे ना कर सकते, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग कंप्लीट ना कर सकते, 5.9 वाली जीडी पर ना ला सकते, पाकिस्तान 2028 में दुनिया की बड़ी मईशत ना बन सकता अगर वो 3 साल पहले ही इन दोस्तों की वजह से लड़ाई ले लेते। सब्र किया, कोशिश की कि दोस्तों की कुर्बानी देकर, और ये कुर्बानी मियाँ साहब ना देना चाहते थे ना दे रहे थे, लेकिन उनके दोस्तों के समझाने की वजह से, बेगम कुलसूम नवाज़ के दरमियान में आने की वजह से ये कुर्बानियाँ होती रहीं और मियाँ साहब ये सब बर्दाश्त करते रहे। जब मियाँ साहब ने इतना बर्दाश्त कर लिया था लेकिन फिर भी चैन ना आया और मियाँ नवाज शरीफ साहब को अदालतों के ज़रिए साकब नसार के एक तारीख़ के, दुनिया की तारीख़ के बदनाम तरीन फ़ैसला, जो कि अकामा में बहुत सारी दौलत थी मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली की, उनकी बेटी की, उनके बेटों की, वो ढूंढते ढूंढते ना मिली तो फिर एक अकामा मिला जिससे नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की सियासत से आउट किया, बल्कि उनकी पार्टी की सदारत से भी उनको हाथ धोने पड़े। मियाँ साहब एक दफ़ा फिर सियासत से आउट हुए, शाहिद खान बासी आए, फिर उसके बाद जो हुआ वो सब आपके सामने है। 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी थी कि शायद 2/3 अक्सरियत, अगर 2/3 अक्सरियत ना भी लेते तो 1/3 तो मियाँ नवाज साहब ले चुके थे। 50 से 60 ऐसे हल्के थे जहाँ से नवाज शरीफ के कैंडिडेट PMLN के कैंडिडेट हराए गए, और वहाँ पर किया ये गया कि जहाँ पे नून लीग के कैंडिडेट जीते हुए थे और उनका मार्जिन 5, 7, 8 हज़ार था, वहाँ पर 20 या 15 हज़ार जो वोट थे उनको मुस्तरद कर दिया गया, डबल ठप्पे लगाकर PMLN की जो अक्सरियत थी उसको अकलियत में तब्दील किया और तहरीक इंसाफ के लोगों को जिताकर इमरान खान की सूरत में इस मुल्क पर एक अजाब नाजल किया। और वो अजाब आज तक हम पर मौजूद है, हम हैं, लेकिन हम लोग रहते हैं ज़रा नवाज शरीफ साहब की तरफ से। नवाज शरीफ साहब फिर दोबारा जेल में आए, आपके सामने हैं, बेटी के साथ गए, जुल्म सितम हुए, बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया गया, कैद में रखा गया, बीवी जो कि कैंसर की मरीज़ थी, इलाज के लिए लंदन में थी, उसके पास रहना तो दूर की बात, उससे बात तक ना करने दी गई, ये कहकर रिफ्यूज़ कर दिया गया कि आपके 1 वीक के मिनट ख़त्म हो गए हैं। बेगम साहबा यहाँ चली गई, लेकिन नवाज से हिम्मत नहीं आ रही। वो तस्वीरें मुझे आज भी याद हैं जब कैप्टन सफदर, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रावलपिंडी अडयाला जेल से लाहौर आए, अपनी बेगम को अपने हाथों से दफनाया, वापस फिर जेल चले गए, फिर तबीयत ख़राब हुई, 1 महीने के लिए जेल से आए, फिर वापस जेल, और फिर इतनी तबीयत ख़राब हुई कि लंदन इलाज के लिए जाना पड़ा। 4 साल वहाँ बैठकर सियासत की, हिम्मत नहीं हारे नवाज शरीफ साहब, हिम्मत पूरी लगाई, PDM की हुकूमत को गाइड किया, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक चली, उसको लीड लंदन से बैठकर नवाज शरीफ साहब करते रहे अपने साथियों समेत। फिर वो वक्त आया कि नवाज साहब वापस आ गए। नवाज साहब जब वापस आए तो वापस आकर पाकिस्तान की सियासत में फिर 2024 के इलेक्शन थे। इलेक्शन कुछ अरसा लेट हुए, कुछ महीने लेट हुए बहुत सारी रीज़नों की वजह से, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज साहब फिर सियासत में। नवाज शरीफ साहब की ये सारी सियासत पाकिस्तानी अवाम के सामने थी, पाकिस्तान के वो जो ताकतवर अदारे थे, पाकिस्तान के वो जो ताकतवर लोग थे उनके भी सामने थे। शायद यही हर किसी को नज़र आ रहा था कि इस दफ़ा भी नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेगा। नवाज शरीफ साहब के, मैं राइट साइड पे खड़ा था, लेफ़्ट साइड पे शायद मरियम नवाज साहिबा खड़ी थी, राइट साइड पे मैं खड़ा था जब हम लोग वोट डालकर मियाँ साहब के साथ आए, और मियाँ साहब जो हैं उन्होंने सवाल किया गया कि इस वक्त अगर आपको हुकूमत किसी दूसरी जमात के साथ मिलकर बनाने पड़ी, तो मियाँ साहब ने कि खुदा का खौफ करें, हुकूमत अगर 1/3 अक्सरियत मिलनी चाहिए अगर पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना है तो। लेकिन ऐसा ना हो सका। ऐसा क्यों ना हो सका? क्या ऐसा वोटरों ने किया, या क्या ऐसे उन लोगों ने किया जिनको इमरान खान से मोहब्बत हो चुकी थी, चाहे वो किसी अदारे में बैठे थे, चाहे वो किसी ऐसी जगह पर बैठे थे जहाँ पर वो बैठकर असरअंदाज हो सकते थे। वोटिंग वाले दिन, वोटिंग वाले से पहले कौन से सूबे में, कहाँ सूबे में, एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ की जमात जो है वो अक्सरियत ना ले सकी और अकेले इलेक्शन बनाने, अपने हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना आ सकी। शहबाज शरीफ साहब को आगे आना पड़ा, हुकूमत बनाई। जो मरियम नवाज साहब है उन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाई और ये हुकूमत चलनी शुरू की। लेकिन इस दरमियान में ये बातें चलती रही कि नवाज शरीफ जो है वो सियासत से आउट हो गए हैं। मेरे ख्याल में आउट नहीं हुए, उन्होंने अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाया, भाई को वज़ीर आज़म बनाया, तो वो आउट कैसे हुए? लेकिन सवालिया निशान यहाँ पे है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात जो है उसको एक करारदाद पेश क्यों करनी पड़ी कि नवाज शरीफ साहब आएँ और क़यादत संभालें। क्या नवाज शरीफ साहब खुद क़यादत नहीं संभालना चाहते, और क्यों नहीं संभालना चाहते? पार्टी से मायूस हैं, फ़र्कों से मायूस हैं, इस मुल्क की आवाम से मायूस हैं, या फिर उन लोगों से मायूस हैं जो रोल अदा करते हैं इस मुल्क में, हमेशा मुल्क को पीछे ले जाने में? किसी न किसी तो वो नाराज़ हैं।
आराम करना चाहते हैं, उम्र के इस हिस्से में वो सियासत और नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे उनकी पार्टी और अवाम एक दफ़ा फिर उनकी तरफ देख रही है कि वो पार्टी की क़यादत संभालें, एक दफ़ा आखिरी चांस दें इस कौम से जो गलतियाँ हुई, इस कौम से जो गुस्ताखियाँ हुई, उनको सुधारने का। क्योंकि नवाज़ शरीफ ही वो एक क़ुव्वत है, एक ताकत है जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, नवाज़ शरीफ साहब की ज़ाहिर है उनको पुश्त पनाही है, नवाज़ शरीफ साहब की उनको बैक है, मियाँ साहब उनके पीछे खड़े हैं। आज भी वो चाइना जब गए हैं, हांगकांग गए हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए गए हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आपसे तरला और मिन्नत ये है कि आप जिस अरूज से सियासत में आए थे, उसी अरूज से सियासत से निकलें। इस तरह आप सियासत से आउट ना हों कि लोग आपके बारे में कहें कि शायद आप मायूस हो गए हैं या पाकिस्तान की अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है या कोई भी और वजह बनी है। आपने जो इस मुल्क की सियासत में मुकाम हासिल किया वो किसी ने नहीं किया। आज भी इस मुल्क की जो अवाम है उसको आपकी ज़रूरत है। अगर आप आज इस तरह किनारा कर लेंगे पाकिस्तानी सियासत से, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ आपकी बेटी की सियासत को भी बड़ा धचका लगेगा। आपकी बेटी को अभी सियासत में आपकी ज़रूरत है, आपके भाई को ज़रूरत है, आपके बेटियों, बहनों, माओं और इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क के मज़दूर, इस मुल्क के बिजनेसमैन, सबको ज़रूरत है। आप एक दफ़ा फिर आएँ, अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, पूरे पाकिस्तान के दौरे करें, जहाँ जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को सुधारें। आपके पास इस वक्त तकरीबन 4.5 साल का अरसा है और 4.5 साल में अगर आप मुल्क खड़ा कर सकते हैं, दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क बनाने की तरफ ले जा सकते हैं, मईशत बेहतरीन जगह पे ले जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट दुनिया भर से ला सकते हैं, तो क्या आप अपनी पार्टी खड़ी नहीं कर सकते? आपने हमेशा इलेक्शन से 2-4 महीने पहले अपनी पार्टी की तरफ नज़र दौड़ाई और 2-4 महीने में पार्टी को इतना स्टैंड किया कि वो 2/3 अक्सरियत ले गई। तो जब आपके पास आज 4.5 साल मौजूद हैं, आपके साथ ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे नौजवान सियासत की उम्र से लेकर अब तक आपके साथ हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि सियासत को कैसे करना है, लोगों को कैसे मोबिलाइज़ करना है। राना सनाउल्लाह जैसे लोग, खुर्रम दस्तगीर जैसे, जुवैद लतीफ़ जैसे बहुत जो लोग हैं वो इस वक्त आपके साथ हैं, जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है। उनके पास वक़्त है, टाइम है, आपके पास वक़्त है, आपके पास टाइम है। खुदारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभाल कर, खाली क़यादत नहीं संभालनी है आपने, वीक में 2 दिन आपने पार्टी को देने हैं और तगड़े देने हैं। पार्टी के वर्करों को एहसास दिलाना है, जो हमेशा ये सोचते हैं कि पीएमएलएन हुकूमत में आने के बाद गर्दन में सरिया आता है। उन वर्करों से मिलें, जो लोग आपके लिए खुदकशियाँ करते हैं, जो आपके लिए मोहब्बत में सारी ज़िंदगी आपके आगे पीछे गुजार देते हैं, उनसे मिलें और वो देखें वो आपकी ताकत बनेंगे और इतनी बड़ी ताकत बनेंगे कि शायद आप 2/3 तो क्या आपके मुकाबले में शायद कोई एक भी कैंडिडेट ना जीत सके। इस मुल्क के अवाम इतनी प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको आना चाहिए, क़यादत संभालनी चाहिए और ये जो मफरूज़े हैं इनको इनको मेरे ख़्याल में ख़त्म होना चाहिए। ये वो पूरी हिस्ट्री है मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब, जब भी जिस भी चीज़ को उन्होंने हाथ डाला वो नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। तो आज भी अगर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी की क़यादत संभालेंगे, तो ये मेरी बात आप ज़हन में रख लें कि वो किसी भी तरह से ये नहीं हो सकता कि वो नाकाम हो जाए। उम्मीद ये करते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब अपने उन बेहतरीन साथियों के साथ मिलकर पार्टी को दोबारा स्टैंड करेंगे और पार्टी को पूरे मुल्क में, सिर्फ पंजाब में नहीं, सिंध में जाएंगे जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोग बड़े तंग हैं, बलूचिस्तान में जाएंगे जहाँ पर वडेरों से लोग बड़े ब्लैकमेल हो चुके हैं। ख़ास तौर पर केपीके में इमरान खान के जो फ्रॉड है, धोखे से लोग उस धोखे में आए, आज रो रहे हैं, उनको भी नवाज़ शरीफ की ज़रूरत है। तो जब तमाम सूबों में जाएंगे तो नवाज़ शरीफ साहब 2/3 नहीं बल्कि मेरे ख्याल में उनके मुकाबले में कोई एक भी इंसान नहीं जीतेगा। इंतज़ार कर रही है कौम साहब, मियाँ साहब के आप कब आएँ और ऐलान करें कि मैं पूरे पाकिस्तान के दौरे करने लगा हूँ। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।